बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हम मिनिमम टैक्स रिजीम का एरिया डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमम टैक्स रिजीम से पर्टेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर किया था, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 154। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से ही पर्टेनिंग एक इलस्ट्रेशन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। तो रीड करते हैं। हमारे पास कहता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। हमारे पास एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 154 500 मिलियन। हमने 500 मिलियन की गुड्स एक्सपोर्ट की है, जिसपे हमारी सेक्शन 154 के तहत विदहोल्डिंग हुई। हमने लोकल सेल्स ऑफ गुड्स किए विदाउट टैक्स डिडक्शन 850 मिलियन। इसके अलावा हमने साढ़े 800 मिलियन की लोकल सेल्स ऑफ गुड्स की, और ये जो भी लोकल सेल्स ऑफ गुड्स की है, ये किसी ऐसे लोगों को, किसी ऐसे पर्सन को की है जो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, तो इन्होंने हमारी टैक्स विदहोल्डिंग नहीं की। 50 मिलियन का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, और इसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट और लॉस के एक्सपेंसेस है 5 मिलियन के। देखें, सबसे पहले जो हमने गुड्स की एक्सपोर्ट की, जिसपे हमारा सेक्शन 154 के तहत टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, ये हमारा मिनिमम टैक्स रिजीम होगा। ये हमारा मिनिमम टैक्स रिजीम होगा। विद होल्डिंग तो बेसिकली सेक्शन 154 में हमारी 2% की हुई होगी, लेकिन सिर्फ 1% का टैक्स, हमारा मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगा, और जो एक्सेस 1% है वो हमारा एडजस्टेबल टैक्स होगा। दूसरी जो हमने लोकल सेल्स ऑफ गुड्स की, जिसमें हमारी टैक्स डिडक्शन नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने किसी नॉन विदहोल्डिंग एजेंट को सेल किया था, तो ये हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेगा। इसके बाद इन्होंने आगे लिखा है कि टैक्स एट सोर्स हैज बीन डिडक्टेड वेयर रिक्वायर्ड, कि जहां जहां टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था वहां टैक्स प्रॉपर्ली डिडक्ट हुआ है। यानी कि इस ट्रांजेक्शन के ऊपर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में हमारी 154 के तहत टैक्स डिडक्शन हुई है, ये एमटीआर होगा 1% पे। और लोकल सेल्स हमने ऐसे लोगों को की है जो कि नॉन विदहोल्डिंग एजेंट है, इसलिए हमारा टैक्स विदहोल्ड नहीं हुआ, इसलिए ये एनटीआर होगा। हमें इसकी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं। XYZ प्राइवेट लिमिटेड, हमारे पास इस सवाल में दो क्लास ऑफ इनकम है, एक मिनिमम टैक्स रिजीम, एक नॉर्मल टैक्स रिजीम। सबसे पहले तो हम इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक हमारे पास एमटीआर की इनकम है, एक हमारे पास एनटीआर की इनकम है। एमटीआर में हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, और एनटीआर में हमारे पास लोकल सेल्स है। और एक कॉलम में टोटल का भी बना लेता हूं। फिर हमारे पास दोनों क्लास ऑफ इनकम का रेवेन्यू अवेलेबल है। रेवेन्यू का नंबर कितना है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है 500 मिलियन, लोकल सेल्स है 850 मिलियन। 500 मिलियन और 850 मिलियन, तो टोटल रेवेन्यू हमारा आ गया 1350 मिलियन का। इसके बाद रेवेन्यू के नंबर से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करने के बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इन्होंने इस सवाल में हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स तो नहीं दी, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दिया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 50 मिलियन। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर बैलेंसिंग रखूं, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर प्लॉट करूं, तो मैं बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूं, 1350 मिलियन का रेवेन्यू, 50 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना रहा होगा? 1300 मिलियन। और अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर आ जाता है, तो इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम एक्सपोर्ट और लोकल सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं, लोकल सेल्स और एक्सपोर्ट्स में अपोर्शन कर सकते हैं। और अपोर्शनमेंट की यहाँ पर बेसिस क्या होगी कि हम रेवेन्यू बेसिस पे अपोर्शन कर रहे होंगे। तो ये आ जाएगा 500 मिलियन डिवाइडेड बाय 135%, 37.4%, 37.04%। और ये आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 1350 मिलियन, तो ये आ गया हमारे पास 62.96%। टोटल 1350 मिलियन के रेवेन्यू में से 37% एक्सपोर्ट्स है, और 62.9% यानी कि तकरीबन 63% लोकल सेल्स है। अब मैं इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को दोनों के रेवेन्यू के बेसिस पे अपोर्शन कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 37.4 मल्टीप्लाई बाय 1300 मिलियन और 62.9 मल्टीप्लाई बाय 1300 मिलियन। तो दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने प्रोपोर्शनेटली एलोकेट कर दी रेवेन्यू के बेसिस में। दोनों क्लास ऑफ इनकम का हमारे पास नेट इनकम आ जाएगा 18.5 मिलियन और 31.4 मिलियन। फिर हमारे पास कुछ प्रॉफिट और लॉस के एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं 5 मिलियन के, कुछ हमारे पास पीएनएल एक्सपेंसेस है 5 मिलियन के, तो लेस अदर एक्सपेंसेस, और ये हमारे पास है 5 मिलियन। ये 5 मिलियन के एक्सपेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो इसका मतलब है ये दोनों से ही पर्टेन करते होंगे, और इस 5 मिलियन के एक्सपेंस को भी दोनों क्लास ऑफ इनकम में हम अपोर्शन कर देंगे। तो 37.04 मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन और 862.9 मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन, ये हमने अदर एक्सपेंसेस को भी दोनों क्लास ऑफ इनकम में रेवेन्यू के बेसिस पे अपोर्शन कर दिया। ये हमारे पास दोनों क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम या प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आ गया। ये हमारे पास दोनों क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम या प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आ गया 16.6 मिलियन, 28.3 मिलियन, और टोटल प्रॉफिट या टोटल इनकम 45 मिलियन। ये हमने पहले कैलकुलेशन कर ली। अब हम अपनी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले
इनकम फ्रॉम बिजनेस, देखिए एक्सपोर्ट्स की इनकम एमटीआर मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम है, लोकल सेल्स की इनकम एनटीआर की इनकम है। हम एफटीआर की इनकम को किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करते, हम एफटीआर की इनकम को किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करते, लेकिन एनटीआर और एमटीआर की इनकम को हम 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करेंगे। ये दोनों ही बेसिकली हमारी बिजनेस इनकम है। तो एक आ जाएगा हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक आ जाएगा हमारे पास लोकल सेल्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की हमारे पास इनकम थी 16.667 और लोकल सेल्स की इनकम है 28.3333। इन दोनों का टोटल हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा। और यहाँ पे इस सवाल में कोई एडमिसिबल इनएडमिसिबल एक्सपेंस नहीं है, तो जो अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम कैलकुलेट हुई वही बेसिकली टैक्स के हिसाब से इनकम है, और यही हमारी इनकम है। तो इसे मैं टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम का नाम देता हूँ, टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम का नाम देता हूँ। तो हमने टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर ली। अब हम आते हैं टैक्स लायबिलिटी पे। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। देखिए नॉर्मल टैक्स रिजीम की टैक्स लायबिलिटी में हमारे पास टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम एनटीआर एट 29%। सिंपल कि जो हमारी एनटीआर की इनकम है, जो हमारी एनटीआर की इनकम है उस पर स्ट्रेट 29% से हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो लोकल सेल्स की इनकम है 28.33 मिलियन, इसका 29%, 28.33 मिलियन इसका 29%। फिर इसके बाद टैक्स अंडर एमटीआर, टैक्स अंडर एमटीआर ये बेसिकली लोकल सेल्स है और ये एक्सपोर्ट सेल्स है, ये हमारा एमटीआर है। एमटीआर की केस में हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एमटीआर की केस में टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे हायर ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, टैक्स ऑन नेट इनकम एट 29%, टैक्स ऑन नेट इनकम एट 29% और विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 154, विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 154 विच एवर इज हायर। देखिए ये हमने 28.33 का 29% लिया था, ठीक है। अब टैक्स ऑन नेट इनकम एट 29%, हमारी जो एक्सपोर्ट सेल्स की इनकम है, हमारी जो एक्सपोर्ट सेल्स की इनकम है ये एमटीआर की नेट इनकम है। इस एमटीआर की नेट इनकम पे 29%, इस एमटीआर की नेट इनकम पे 29%। इसे मुझे कंपेयर करना पड़ेगा 154 का वो विदहोल्डिंग टैक्स जो कि एमटीआर है, 154 का विदहोल्डिंग टैक्स जो कि एमटीआर है, तो वो कितना है 1%। यानी कि इस 500 मिलियन का, इस 500 मिलियन का 1%, इस 500 मिलियन का 1%, तो ये आ गया 5 मिलियन। तो नेट इनकम का 29% बन रहा है 4.8 मिलियन और विदहोल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 1% बन रहा है 5 मिलियन। इन दोनों का सिंपली हायर ले लेंगे, इन दोनों का सिंपली हायर ले लिया तो ये 5 मिलियन आ गया। अब एनटीआर और एमटीआर का टैक्स, एनटीआर और एमटीआर का टैक्स ये हमारे पास आ गया टैक्स लायबिलिटी एट एप्लीकेबल रेट, टैक्स लायबिलिटी एट एप्लीकेबल रेट एनटीआर एंड एमटीआर, ठीक है। लेकिन यहां तक बात अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तो हमने एप्लीकेबल रेट के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होगा टर्नओवर टैक्स अंडर सेक्शन 113 और एक हमें कैलकुलेट करना होगा ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स अंडर सेक्शन 113C। देखिए टर्नओवर टैक्स, मिनिमम टैक्स टर्नओवर टैक्स ये हम अप्लाई करते हैं हमारे पर्सन के टर्नओवर का 1.25%, ये हम अप्लाई करते हैं हमारे पर्सन का टर्नओवर का 1.25%। और टर्नओवर की डेफिनेशन जो हमने 113 में डिस्कस की थी उसमें एफटीआर का रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन एफटीआर के अलावा जो भी सेल्स ऑफ गुड्स, जो भी प्रोविजन ऑफ सर्विस और जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू ये आता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारा टोटल टर्नओवर कितना है 1350 मिलियन, क्योंकि एमटीआर का रेवेन्यू भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा और एनटीआर का टर्नओवर भी रेवेन्यू का पार्ट, टर्नओवर का पार्ट बनेगा। एमटीआर का रेवेन्यू, एनटीआर का रेवेन्यू दोनों ही टर्नओवर की डेफिनेशन का पार्ट है। ये आ जाएगा 1350 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.25%, 1350 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.25%, तो 1350 मिलियन का 1.25%, 1350 मिलियन का 1.25% कर दिया। फिर ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, जो ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स है ना, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स हमारा एमटीआर की इनकम पे अप्लाई नहीं होता। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स हम अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग इनकम का 17%, और अकाउंटिंग इनकम कौन सी? जिसमें एफटीआर की इनकम शामिल ना हो, मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम शामिल ना हो, एग्जाम्ड इनकम शामिल ना हो। तो
ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स अकाउंटिंग इनकम का 17% और वो अकाउंटिंग इनकम में एमटीआर और एफटीआर शामिल ना हो। तो हमारे पास जो दो क्लास ऑफ इनकम है इसमें से एमटीआर भी है और एनटीआर भी है। इस एमटीआर पे तो एसीटी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इस एनटीआर पे एसीटी अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे कि एनटीआर की जो अकाउंटिंग इनकम है, एनटीआर की जो अकाउंटिंग इनकम है कितनी, 28.33 मिलियन। तो 28,333 इंटू 17%, 28,333 इंटू 17%, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 28,333 का 17%, ये हमारे पास एसीटी आ गया। इन तीनों का जो भी हायर होगा इसे हम नाम देते हैं ए, इसे हम नाम देते हैं बी, इसे हम नाम देते हैं सी। ये हमारी आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी, हायर ऑफ ए, बी और सी, हायर ऑफ ए, बी और सी। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाता हूं और इन तीनों को मैं हायर ले लेता हूं। तो मैंने इन तीनों को हायर लिया तो जो हमारा टर्नओवर टैक्स है, जो हमारा टर्नओवर टैक्स है, ये बेसिकली हमारा हायर साइड पे बन रहा है, ये हमारा हायर साइड पे बन रहा है, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट हो गया। एक चीज जो कि थोड़ी सी आप लोगों को इलॉजिकल लग रही होगी, थोड़ी सी अनोमली लग रही होगी, लेकिन लॉ में ऐसा है। देखो, हमने एमटीआर की इनकम और एनटीआर की इनकम दोनों को इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट दिखाया, टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम का पार्ट बताया। एनटीआर की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की 29% कॉर्पोरेट रेट से। एमटीआर की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की कि पहले नेट इनकम का 29% लिया, फिर विदहोल्डिंग टैक्स से कंपेयर किया, विच एवर इज हायर, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी बन गया, ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। फिर इससे हमने कंपेयर किया टर्नओवर टैक्स से, फिर इसे हमने कंपेयर किया टर्नओवर टैक्स मिनिमम टैक्स सेक्शन 113 से। भी जो टर्नओवर टैक्स मैंने कैलकुलेट किया है ना, ये एनटीआर और एमटीआर दोनों के रेवेन्यू पे कैलकुलेट किया, यानी कि ये दोनों क्लास ऑफ इनकम पे एप्लीकेबल रेट के हिसाब से टैक्स था, ये दोनों क्लास ऑफ इनकम का टर्नओवर टैक्स था, दोनों क्लास ऑफ इनकम का टर्नओवर टैक्स था। लेकिन एसीटी जो कैलकुलेट किया है ना, वो सिर्फ हमने एनटीआर की इनकम पे कैलकुलेट किया, एमटीआर की इनकम पे कैलकुलेट नहीं किया। तो एक तरीके से लॉजिकली सोचे ना, तो ये लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे दो क्लास ऑफ इनकम है, यहाँ पे दो क्लास ऑफ इनकम है, लेकिन इसमें एक क्लास ऑफ इनकम है। लॉ का तरीकेकार ही ऐसा है, लॉ का मैकेनिज्म ही ऐसा है, तो जो लॉ में बात लिखी है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमने एप्लीकेबल रेट से एनटीआर एमटीआर पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, टर्नओवर टैक्स भी एनटीआर एमटीआर दोनों पे कैलकुलेट किया, और ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ एनटीआर पे कैलकुलेट किया, क्योंकि एमटीआर पे ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई नहीं होता। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब इससे हम माइनस करेंगे विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 154, क्योंकि हमारी सेक्शन 154 एक्सपोर्ट प्रोसीजर पे विदहोल्डिंग हुई है। लेकिन एक्चुअली जो हमारी 154 पे विदहोल्डिंग हुई है ना, वो 1% नहीं बल्कि 2% हुई है, वो 1% नहीं बल्कि 2% हुई है। क्योंकि सेक्शन 154 में विदहोल्डिंग 2% होती है, 1% मिनिमम टैक्स होता है, 1% एडजस्टेबल टैक्स होता है। तो विदहोल्डिंग तो मैं दोनों ही क्लेम करूंगा। तो विदहोल्डिंग के लिए मैं क्या करूंगा कि जो हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू था 500 मिलियन, इसका 2%, 500 मिलियन पे मैंने लिंक किया और इस पे 2% लगा दिया, तो ये हमारा विदहोल्डिंग टैक्स आ गया, जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास टैक्स पेबल आ जाएगा, ये हमारे पास टैक्स पेबल आ जाएगा। और यहां तक स्टिल हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट हुई थी वो टर्नओवर टैक्स की बेसिस पे कैलकुलेट हुई थी। तो टर्नओवर टैक्स हमारी एप्लीकेबल रेट की लायबिलिटी से जितना ज्यादा है, टर्नओवर टैक्स हमारी एप्लीकेबल रेट की लायबिलिटी से जितना ज्यादा है, उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सेस टर्नओवर टैक्स सेक्शन 113 टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट 3 टैक्स ईयर्स, हम इसे अगले 3 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो कितना है, 16875,000 माइनस 13216,667, जो भी हमारे पास एक्सेस मिनिमम टैक्स एक्सेस टर्नओवर टैक्स आया सेक्शन 1 में तरीका, इसे हम कैरी फॉरवर्ड करके अगले 3 सालों की लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जाता है। मैं क्विक रिकैप करवा देता हूं। दो इनकम थी सवाल में, एक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि एमटीआर है सेक्शन 154 के तहत, एक लोकल सेल्स ऑफ गुड्स विदाउट विदहोल्डिंग जो कि बाय डिफॉल्ट एनटीआर थी। हमने दोनों की नेट इनकम कैलकुलेट की। अच्छा, इस सवाल में कुछ एडमिसिबल इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस नहीं था, तो जो टैक्स के हिसाब से इनकम थी वही अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम थी। मैंने एनटीआर एमटीआर दोनों की इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखाया, टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम दिखाया। एनटीआर पे 29% से टैक्स कैलकुलेट किया, एमटीआर पे 29% से नेट इनकम, और विदहोल्डिंग टैक्स 1%, इन दोनों का कंपैरिजन किया तो हायर आ गया। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी एट एप्लीकेबल रेट बन गई। फिर टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट किया। टर्नओवर की डेफिनेशन में एनटीआर और एमटीआर दोनों का टर्नओवर था, तो 1350 पे 1.25% अप्लाई कर दिया। फिर एसीटी कैलकुलेट किया। एसीटी मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम पे कैलकुलेट नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम पे कैलकुलेट होता है। तो 28 मिलियन की अकाउंटिंग इनकम पे 17% लगा दिया।
इन तीनों का यार हमारी ओवरऑल एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आ गई। इस एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से हमने विथहोल्डिंग टैक्सेस माइनस किए। हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड पे एक्चुअली 2% की विथहोल्डिंग हुई थी। 1% मिनिमम टैक्स था और 1% एडजस्टेबल टैक्स था, तो पूरा ही मैं एडजस्ट करूंगा। ये हमारा टैक्स पेबल आ गया। क्योंकि हमारी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम टैक्स टर्नओवर टैक्स की बेसिस पे कैलकुलेट हुई थी, तो मिनिमम टैक्स इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेबल टैक्स हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।